नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशा है। पीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में वर्ष 2020 में 170वीं रैंक हासिल करी है। यह मेरा प्रथम प्रयास था और आज हम डिस्कस करेंगे डेली रूटीन ऑफ एन यूपीएससी एस्पिरेंट एंड हाउ टू ब्रिंग आउट मैक्सिमम आउटपुट। ये शुरू करने से पहले एक बार मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैंने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसको अभी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, वहाँ से वर्ष 2020 में पूर्ण करी है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस रहा है और मेरा एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ है, जो कि पब्लिश हुआ है IEEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, जिसको हमें प्रेजेंट करना था नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में। मैं अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस भी लूँगी, जिसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं निशा सीएससी कोड को। तो अभी हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये वीडियो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से बनाया है और मेरा क्या रूटीन रहा था तैयारी के दौरान, उसके हिसाब से मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको कुछ अच्छे इनपुट्स दे पाऊँ। बट अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐसा है जो आपको सूट नहीं होगा और जो आपके टाइम टेबल के हिसाब से फ़ॉलो अप नहीं हो पाएगा, तो उसको आप टोटली इग्नोर एंड डिस्कार्ड कर सकते हैं, बिकॉज़ एवरीबॉडी हैज़ इट्स ओन स्ट्रैटेजी एंड सब पे ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्ट्रैटेजी हर इंसान पे काम करे। तो उसको आप वाइज़ली अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देख लेना। तो अभी हम शुरू करते हैं डेली रूटीन ऑफ एन यूपीएससी एस्पिरेंट एंड हाउ टू ब्रिंग आउट मैक्सिमम आउटपुट। अब एक ब्रॉड ओवरव्यू हम देख लेते हैं कि कैसे हम आज का वीडियो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री प्लानिंग योर डे बिफोर हैंड। फिर हम बात करेंगे डिवाइड योर डे इन मल्टीपल शिफ्ट्स एंड आई वुड आल्सो एक्सप्लेन दिस बाय माय ओन एग्जांपल। देन वील टॉक अबाउट adhering to the targets set up already। उसके बाद हम बात करेंगे रीडिंग पे, राइटिंग पे, टेस्ट लगाने पे एंड रिवाइज करने पे। And lastly, I would say do not be too harsh onto yourself. So let's discuss the first slide। आ जाते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। प्री प्लान योर डे बिफोर हैंड। अब इसका क्या मतलब होता है? आप जैसे आपको कल कुछ करना है, कल आपको पढ़ाई करनी है। आज ही आप क्या करें, रात में सोने से कुछ 15-20 मिनट पहले का टाइम लगा करके आप अपना एक शेड्यूल बनाइए। आप उस शेड्यूल में ब्रॉड हेडिंग्स लिखिए कि कल आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे एंड क्या आपको रिवाइज करना है, कौन से सब्जेक्ट के आपको टेस्ट लगाने हैं, किसके वीडियोस देखने हैं, या फिर करंट अफेयर्स आप कहाँ से पढ़ेंगे या उसको कितना टाइम देंगे। तो ये एक हो गया जनरल ओवरव्यू कि कल आप क्या-क्या करने वाले हैं। अब इससे क्या होगा? इससे आपको कई फ़ायदे होंगे। एक तो आपको लगेगा कि आपका दिन ऑर्गेनाइज़्ड वे में जाएगा। दूसरा आपको होगा कि आप सुबह उठते हैं या जब भी अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे नेक्स्ट डे को, आपको ये नहीं लगेगा कि अच्छा मुझे कौन-सी किताब उठानी चाहिए या फिर अभी मुझे क्या पढ़ना चाहिए, अभी मैं क्या करूँ? सो आपका इस कन्फ्यूज़न में जो टाइम जाता अगर आप एक प्लानिंग नहीं करते, तो वो टाइम आप कंज़र्व कर रहे हैं अपना एक प्री प्लान्ड टाइम टेबल बना के। तो इस तरीके से अगर आप डेली करेंगे तो आपका काफ़ी एक जो है टाइम बचेगा और काफ़ी जो रेकलेस जो एक फालतू की जो टेंशन आती है कि जिससे हमारी एनर्जी भी वेस्ट होती है, वो नहीं होगी। सो दिस वुड हेल्प यू इन दैट रिगार्ड। सो आई वुड आस्क एवरीबॉडी टू प्री प्लान योर डे ऑलरेडी और बिफोरहैंड। अब हम बात करेंगे, अब दिन तो हमने प्लान कर लिया कि हमें क्या-क्या पढ़ना है, कैसे-कैसे करना है। अब हम क्या करेंगे, अब कोई भी इंसान नोबडी कैन स्टडी फॉर लॉन्गर आवर्स और इन कंटिन्यूटी विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक। तो अगर हम कंटिन्यूटी में पढ़ते हैं, काफ़ी लंबा अगर पढ़ते हैं, तो एक टाइम के बाद होता है कि हमारा दिमाग है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है
हमें चीज़ें कम समझ आना शुरू होती हैं और हमारा इंटरेस्ट भी धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। हमने कोई भी एक चैप्टर उठाया, वो पढ़ना शुरू किया। तो शुरुआत का जब हम 2, 3, 4 पेजेज़ पढ़ते हैं, तब तक हमारा अच्छा इंटरेस्ट रहता है। लेकिन जैसे ही हमारा टाइम और पेजेज़ का नंबर इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो धीरे-धीरे हमारा इंटरेस्ट भी कहीं न कहीं डाइल्यूट हो रहा होता है। सो टू अवॉइड दिस थिंग टू हैपन विद यू, आप क्या करिए, आप अपने जो स्टडी आवर्स हैं, उनको शिफ्ट में निकालिए। जैसे आप कर सकते हैं कि पहली एक शिफ्ट निकाली, उसमें आप 3 आवर्स के लिए पढ़ेंगी सुबह-सुबह बिकॉज़ ऑल्सो यू आर मोर फ्रेशर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यू फील मोर फ्रेश एंड मोर क्लियर। आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर होता है, जब आप दिन की शुरुआत करते हैं या जब भी आप दिन में पढ़ना शुरू करते हैं। तो या तो आप 3 घंटे का बना सकते हैं या आप 4 घंटे की एक शिफ्ट बनाइए। उसमें आप कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करिए। फिर आप एक छोटा ब्रेक ले सकते हैं, वो ब्रेक आधे घंटे का भी हो सकता है, वो ब्रेक 1 घंटे का भी हो सकता है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू योर ओन कन्वीनियंस। वो आप अपने हिसाब से करिए। फिर जैसे आपने एक बार ब्रेक ले लिया, उसके बाद दोबारा आप थोड़ा-सा रिफ्रेश्ड फ़ील कर रहे हैं, सो अगेन यू कैन गो फॉर अ शिफ्ट ऑफ 2 आवर्स और प्रोबेबली 3 आवर्स। और अगर आपको लगता है कि अभी भी आप में कैपेसिटी है अच्छा से करने की, अगेन यू कैन गो फॉर अ शिफ्ट ऑफ 4 आवर्स। तो जनरली आई वुड से कि 2, 3 एंड 4 आवर्स का शिफ्ट इज़ क्वाइट प्रेफरेबल एंड इसमें आपका दिमाग भी काफ़ी स्पीड के साथ वर्क करेगा एंड आपको रिफ्रेश्ड भी फ़ील होगा, आपको बोरियत भी फ़ील नहीं होगी। तो ऐसे करके आप डिफरेंट डिफरेंट चंक्स में आप अपने डेज़ को अपने पूरे दिन को एक डिवाइड कर लीजिए एंड बीच में आपको कितना ब्रेक लेना है, उस पे भी आप एक सोचा-विचारी कर लीजिए अपने हिसाब से। तो एक ये तरीका है। इसके अलावा अगर मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, हाउ डिड आई यूज्ड टू गो अबाउट माय डे एंड हाउ डिड आई यूज्ड टू स्टार्ट माय डे विथ। So generally, what I used to do was I used to wake up early in the morning। कभी होता था कि मैं 4 बजे भी उठती थी, ये तब होता था जब मैं 10 बजे सो पाती थी या 9:30 पे सो जाती थी रात को। और या फिर होता था कि मैं 6 बजे उठती थी। उस टाइम पे मैं 12 या फिर साढ़े 11 के अराउंड सोती थी। अब मैं क्या करती थी, उठने के बाद आई यूज्ड टू स्टडी माय ऑप्शनल इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। उसमें मैं जनरली यही करती थी कि 4 ओ क्लॉक से लेके 8 ओ क्लॉक तक मैं कंटिन्यूटी के साथ अपना ऑप्शनल पूरा रीड करती थी। उसमें मेरा ऑप्शनल प्रिपेयर करती थी। फिर मैं अपना ब्रेक लेती थी 1 घंटे का। उस ब्रेक के बाद मैं 9 बजे से दोबारा शुरू करती थी अपना उसी दिन के करंट अफ़ेयर्स पढ़ना। एक न्यूज़पेपर पढ़ना या फिर जो भी करंट अफ़ेयर्स के लिए आप एक सोर्स फ़ॉलो करते हैं, उस सोर्स को पढ़ना। फिर मैं 1-2 घंटे तक अपने करंट अफ़ेयर्स को करती थी। उसी में मैं अपने कुछ-कुछ ऑनलाइन क्विज़ेज़ भी लगाती थी, जो कि मल्टीपल वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएँगे। फिर मैं वो क्विज़ेज़ लगाती थी। ये हो गया मेरा करंट अफ़ेयर्स का शेड्यूल। उसके बाद मैं एक 15 मिनट का ब्रेक लेती थी या प्रोबेबली 20 मिनट्स का भी हो जाता था कभी-कभी। उसके बाद अगेन आई यूज्ड टू गो फॉर अ शिफ्ट ऑफ 3 आवर्स एंड उसमें मैं अपना जनरल स्टडीज़ करती थी एंड अपना स्टैटिक का कोर्स कवर करती थी एंड इसी तरीके से जब तक मुझे लगता था कि मुझसे अच्छे से पढ़ाई हो पा रही है, आई यूज्ड टू डिवाइड माय डे इन शिफ्ट्स एंड फिर जैसे शाम को लगता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, तो उसमें मैं करती थी कि रफली मैंने सुबह से लेके शाम तक जो भी पढ़ा था, उसको आई यूज्ड टू रिवाइज़ अगेन। सो दिस वाज़ माय स्ट्रैटेजी। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको कुछ हेल्प मिले और आपको कुछ फ़ायदा हो, तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अडहेरिंग टू द टारगेट्स सेट अप ऑलरेडी। अब बात हो गई कि हमने अपना डे भी प्री प्लान कर लिया एंड अपना डे को शिफ्ट में भी डिवाइड कर लिया। बट इसके अलावा अगर हमें एक अच्छा आउटपुट लाना है बाय यूटिलाइजिंग द मिनिमम रिसोर्सेज और द मिनिमम टाइम, तो उसके लिए आपको जो आपने टारगेट सेटअप करे हैं, उन पे अडहेर भी करना पड़ेगा। अब टारगेट्स बनाने से, डेज़ एंड शिफ्ट्स को डिवाइड करने से ही आउटपुट नहीं आएगा। यू विल हैव टू वर्क फॉर दैट। अब उसके लिए आपने जो भी अपने टारगेट्स बनाए हैं, उनको आप पढ़िए। उन टारगेट्स को कंप्लीट करने का कोशिश करिए। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें
या तो आपने पहले अगर आप एक बिगिनर हैं, तो आप एक बार नॉर्मल रीडिंग लीजिए, आपकी जो भी एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ रहे हैं या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो शुरुआत के कुछ दिन में आप उसको जस्ट रीड करिए, उसको सीखिए कि कैसे आपको पढ़ना है। उसके बाद धीरे-धीरे जब आपको समझ आना शुरू हो जाए, ईदर यू कैन मेक योर ओन नोट्स या फिर आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं या फिर आप हाइलाइटर से हाइलाइट भी कर सकते हैं। सो दैट डिपेंड्स ऑन यू। बट ये आप शुरुआत में मत करिए। ये आप जब आप 2-3 रीडिंग्स कर लें, उसके बाद नोट्स बनाना शुरू करिए या फिर अंडरलाइन करना शुरू करिए। और ऐसे करके आप अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने का कोशिश करिए। ये एक बार जब शुरू होना हो जाएगा सो आपको लगेगा कि आपकी तैयारी इज़ गोइंग इन अ परफेक्ट मैनर, इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो आपको खुद एक फिर खुद पर कॉन्फिडेंस आएगा दैट येस आई शुड कंटिन्यू एंड आई शुड प्लान अप माय डेज़ इन द सेम मैनर एज़ आई एम डूइंग इट राइट नाउ। तो ये आपको कॉन्फिडेंस को एनहांस करेगा, आपकी एनर्जी को बूस्ट अप करेगा। सो ट्राई टू अडहेयर टू द टारगेट्स एंड ट्राई टू कंप्लीट देम। अब हम बात करेंगे उससे नेक्स्ट आपको रीड रीडिंग, राइटिंग, टेस्ट एंड रिविजन। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, राइटिंग और टेकिंग टेस्ट और रिवाइजिंग स्टफ? सबसे पहला स्टेप होता है तैयारी में जब हम कुछ भी नया पढ़ने का शुरू करते हैं, उसको रीड करना। उसको आप सिंपली रीड करिए विदाउट thinking that you have to make notes or you have to underline or you have to highlight. No, these are things to be done later on. अभी आप जस्ट रीड करिए, आप देखिए कि उस चैप्टर में क्या मेंशन्ड है, उसमें क्या कंटेक्स्ट बन रहा है, उसमें क्या आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्या आपको लगता है कि इररिलेवेंट है। और ये सब कहाँ से आएगा? ये सब आएगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने से एंड सिलेबस को जब आप देखेंगे, उससे आपको समझ आएगा। तो पहले आप रीड करिए। उसके बाद जैसे आपने क्या किया, आपका कुछ दिन हो गए हैं आपको तैयारी करते हुए। अब आप अपने पूरे दिन में कुछ टाइम ऐसा रखिए जिसमें आप कुछ नया पढ़ेंगे। जैसे कि 2 घंटे या 3 घंटे आपने ऐसे रखे जिसमें आप कुछ नया पढ़ेंगे, यू विल रीड समथिंग न्यू। सो एक तो हो गया ये, जिसमें आ गया आपका रीडिंग वाला पार्ट। सेकंड आपका आता है कि आपने ऑलरेडी कुछ पढ़ रखा है। आपका you have already completed 1 or 2 of your topics or say a book or syllabus of some specific subject. अब आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसको टेस्ट करने के लिए, उसको एनालाइज़ करने के लिए कि आपको कितना समझ आया है, आप टेस्ट लगा सकते हैं, आप मॉक टेस्ट के लिए जा सकते हैं। नाउ दिस कैन बी फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस। तो आप टेस्ट लगाइए। ये टेस्ट सेक्शनल टेस्ट भी हो सकते हैं अगर ये आपके शुरुआती दिन हैं और अगर आपने अच्छे से सिलेबस कर लिया है तो ये फुल लेंथ टेस्ट भी हो सकते हैं। अब जब आप टेस्ट लगाएँगे, तो आपको समझ आएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कौन-कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप बार-बार मिस्टेक कर रहे हैं, आप बार-बार क्वेश्चन्स गलत कर रहे हैं। ये हो गया प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी आपको समझ आएगा कि प्रिपेयर आपने सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रखा है बट इवन दो व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर you need to rethink or you need to think a lot. So thinking में ही आपका काफ़ी टाइम जा रहा है because of which you're not able to complete your paper in time and you're not able to write content in the answers uniformly और अच्छे से आप पेजेस को फिल अप नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप क्वेश्चन की डिमांड को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। सो ये आपको समझ आएगा जब आप टेस्ट लगाना शुरू होंगे। अब आपने टेस्ट लगाया, आपने ये सब देखा, अब आप क्या करें फॉर प्रीलिम्स जो भी आपका क्वेश्चन गलत होता है, उस क्वेश्चन के एंटायर टॉपिक को अच्छे से दोबारा 360 डिग्री वे में होलिस्टिकली अपनी बुक से या जो भी रिसोर्स आपने रेफर किया है, वहाँ से उसको कंप्लीट करिए। सो एक तो हो गया ये तरीका, इससे आपके स्टैटिक के मार्क्स इंक्रीज़ होंगे प्रीलिम्स में बिकॉज़ नाउ दैट यू नो दैट दिस इज़ योर वीक एरिया एंड यू आर इम्प्रूविंग एंड वर्किंग अपॉन दैट। सो नेक्स्ट टाइम जब इंश्योर करें कि नेक्स्ट टाइम जब आप टेस्ट लगाएँ, उस टेस्ट में दोबारा ये टॉपिक्स गलत ना हो पाए। सो दिस इज़ फॉर प्रीलिम्स। नाउ फॉर मेंस। अब दोबारा अपने जो भी आपने क्वेश्चंस लगाए हैं एंड आंसर्स आपको लगता है कि आपने डिमांड सैटिस्फाई नहीं करा, तो आप मॉडल आंसर्स को देखिए। ये मॉडल आंसर भी उन्होंने कैसे इंट्रोडक्शन लिखा है, कैसे बॉडी लिखी है, कैसे कंक्लूजन लिखी है। तो उस तरीके से आप समझिए कि दिस सच एंड सच इज़ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, सच एंड सच इज़ द वे ऑफ राइटिंग इंट्रोडक्शन।
And there are certain ways to write an introduction for any question. You can start with the definition of the term already provided in the question. आप उसको किसी डेटा और फैक्ट के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं। आप किसी बेस्ट प्रैक्टिस के साथ भी उसको शुरू कर सकते हैं, या फिर आप कोई रीसेंट हैपनिंग है, कुछ करंट इवेंट अगर हुआ है एंड इफ इट्स फिटिंग विद द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन और द इंट्रो ऑफ द क्वेश्चन, तो आप उसको भी अपना इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। फिर बॉडी में आप डायरेक्टली जो क्वेश्चन ने जो डिमांड पूछी है कि ईदर सपोज इफ द क्वेश्चन इज ऑन व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020, तो पहले तो यू सिंपली डिफाइन व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, देन बॉडी में आप straight away write the provisions, what all are the provisions, and then in conclusion you mention something that the consumer protection act amended in the year 2020 is of contemporary relevance. It is according to the changing needs of the society, wherein IR 440 is emerging and the use of technology has increased. So with regards to this act is a step in the right direction. ऐसे करके आप कुछ मेंशन कर सकते हैं, या फिर कोई और अगर बेस्ट प्रैक्टिस है जो इंडिया में या फिर वर्ल्ड लेवल पे या किसी और कंट्री में फॉलो किया जा रहा है, उसको आप लिख दीजिए। तो इस तरीके से ट्राई टू कीप योर आंसर एज सिंपल एज पॉसिबल, ताकि एग्जामिनर जब आपके आंसर को पढ़े उनको एकदम से ये लगे कि यस, द स्टूडेंट इज थरो विद द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड उसने बिल्कुल सही शुरुआत करी है। तो फॉर दिस firstly divide your आंसर इन इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। फिर इंट्रो में डिसाइड करिए कि आप डेफिनेशन का अप्रोच यूज करेंगे या फिर डेटा एंड फैक्ट्स का अप्रोच यूज करेंगे, या फिर किसी करंट इवेंट से उसको रिलेट करेंगे, या फिर कुछ और एग्जाम्पल अगर आप देना चाहते हैं उससे शुरू करेंगे। ये हो गया इंट्रो। एंड नेवर राइट वेरी वेरी बिग और लेंथी इंट्रोडक्शंस। ट्राई टू कीप इट ईदर इन वन पैराग्राफ, और if it's a big question or if it's to be written in a longer paragraph, then try to write it in two paragraphs. Try to keep them as short as possible, and then सीधा आप डिमांड पे आ जाइए। डिमांड को बॉडी पे आ जाइए, डिमांड को आप बॉडी में लिखिए, उसमें आप हाईलाइट करिए उसको, डिमांड को, कि सच एंड सच आर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए so that it's visible clearly to the examiner. He's not supposed to find out in the sheet that where you have mentioned the provisions or the demand of the question. So try to make the task of the examiner simpler or easier. बॉडी लिखिए एंड उसके बाद में कुछ भी आपको लगे कि रिलेवेंट कंक्लूजन है, या फिर इसके साथ कोई बेस्ट प्रैक्टिस जा रही है, या फिर अभी भी कुछ ड्रॉबैक है इस एक्ट में, तो आप उसमें अपना एक सजेशन दे सकते हैं इन वन पैराग्राफ। ऐसे करके आप मेंस के आंसर्स लिख सकते हैं। सिमिलरली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो ऑप्शनल के होते हैं उनका भी आंसर राइटिंग करिए। डेली यू कैन राइट 3 to 4 आंसर्स एंड यू कैन ऑल्सो इनरोल इन अ गुड टेस्ट सीरीज, एंड उसमें आप अपना डेली आंसर राइटिंग करिए। इससे आप यूल over a period of time you will cultivate your own way of writing answers. So this would help you in the real exam. It would save your time. It would save you from thinking for the content that what should be written for this answer. तो ये thinking वाला काम and ये processing वाला काम है, ये आप पहले ही कर लीजिए अपनी तैयारी के दौरान ही, ताकि रियल एग्जाम वाले दिन आपका कम से कम टाइम सोचने पे लगे और आप बस लिखने पे आपका ध्यान रहे, ताकि आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। Because completing the paper is one of the biggest challenges. And complete करने से I do not mean कि आपने कुछ भी एक-एक पैराग्राफ या 2-2 पैराग्राफ लिख दिया है and you feel like that, yes, I have completed the paper. No. Completing the paper means आपने uniformly अच्छे content के साथ quality and quantity both are there into your sheet. So that is what I mean by completing the paper. अब ये कर लिया आपने दिन में। हाँ, इसके अलावा आपने जो भी ऑलरेडी पढ़ रखा है या जो भी आपका गलत हुआ है, उसको आप रिवाइज़ करिए। इसके लिए भी आप कुछ आवर्स एलोकेट कर सकते हैं, 3 आवर्स और 4 आवर्स, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू, दैट वुड वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल।
अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा-सा ही इश्यू आ रहा है इस टॉपिक में, तो आप उसको कम टाइम में कर लेंगे। अगर आपको लगता है नहीं मुझे तो दोबारा इसके कांसेप्ट्स ही क्लियर करने हैं, तो आप उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम अलॉट करिए। सो इट वुड डिपेंड एंड इट वुड वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इसमें यू डू नॉट नीड टू रन आफ्टर द strategy of anybody else or any aspirant or any topper. इसमें you make your own strategy and उसके हिसाब से आप अपना करिए, रिवाइज करिए। सो ये हो गया रिविजन का एंड रीड करने का एंड टेस्ट देने का एक तरीका। एंड ये मैं करती थी कि मैं अपने दिन को इसी तरीके से डिवाइड कर लेती थी कि मैं एक शिफ्ट निकालूंगी, उसमें आई वुड फोकस ऑन ऑप्शनल, देन ऑन द अनदर शिफ्ट आई वुड फोकस ऑन द करंट अफेयर्स। फिर उसके बाद में मैं एक शिफ्ट रखूंगी जिसमें अगर मुझे लगता था कि मैं काफ़ी थक गई हूँ तो मैं उसमें प्रीलिम्स का टेस्ट लगा लेती थी। और अगर मुझे लगता था कि नहीं अभी भी आई डू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी इन मी एंड आई कैन सिट फॉर 1.5 आवर और फॉर 3 आवर्स टू राइट मेंस क्वेश्चन पेपर, तो मैं मेंस का टेस्ट लगा लेती थी। तो मैं टेस्ट के लिए अपना एक शिफ्ट रखती थी एंड देन एक मैं शिफ्ट ऐसा रखती थी जिसमें या तो मैंने थोड़ा-सा अपना जनरल स्टडीज़ का पढ़ लिया या फिर अगर नहीं मेरा मन करता था, तो उसमें मैंने जो भी टेस्ट लगाए या जो भी अभी तक पढ़ा, उसको मैं दोबारा रिवाइज़ कर लेती थी। एंड बीच-बीच में मैं कुछ-कुछ क्विज़ेज़ भी लगा लेती थी, जिसमें स्टैटिक के क्विज़ेज़ लगा लिए या फिर करंट अफेयर्स के, जो कि दैट वुड बी ईज़िली अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन वेरियस वेबसाइट्स। अनअकैडमी पे भी मिलेगा, इनसाइट्स ऑन इंडिया पे भी मिलेगा एंड आईएएस बाबा पे भी मिलेगा। सो दैट यू डू अकॉर्डिंग टू योर ओन कन्वीनियंस। तो इसी तरीके से आई यूज्ड टू प्लान माय डे एंड इससे क्या होता था कि एक मुझे ईज़ी लगता था कि मैंने अपने पूरे दिन को चंक्स में डिवाइड कर लिया। तो मुझे जब भी मैं एक नया शिफ्ट शुरू करती थी दोबारा कि यस अभी आई विल सिट फॉर 2 आवर्स एंड आई विल डू दिस थिंग, दोबारा मैं एनर्जेटिक फील करती थी कि यस अभी मैंने ब्रेक लिया है एंड अभी आई हैव टू सिट। चाहे मुझे कोई फ़ोन आए या कुछ भी हो, नो आई डू नॉट हैव टू मूव फ्रॉम माय चेयर। मुझे बस 2 घंटे तक बैठ के अपना जो भी मैंने टॉपिक डिसाइड किया है, उसको कंप्लीट करना है। एंड एक बार जब ये कंप्लीट होगा या फिर 2 घंटे होंगे, मैं अलार्म लगा लेती थी मैं, और जब 2 घंटे होंगे उसी के बाद मैं अपनी चेयर पे से उठूँगी। उससे पहले आई वुड नॉट टॉक टू एनीबॉडी। तो ऐसे आप कर सकते हैं। एंड लास्टली आई वुड से ये सब हमने कर लिया बट स्टिल एक जो पॉइंट है व्हिच यू शुड नेवर इग्नोर इज़ नेवर बी टू हार्श ऑन टू योरसेल्फ। नेवर सेट अनरियलिस्टिक टारगेट्स विच कुड नेवर बी अचीव्ड एंड जिससे आपका बहुत ही एनर्जी ड्रेन हो रहा है। नेवर गो फॉर दैट। आपको लगता है कि अगर आपने बिगिनिंग के डेज में 5 आवर्स की सिटिंग में भी आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ट्राई टू मेक इट 3 आवर्स इन द इनिशियल डेज। फिर आपको लगता है कि यस 3 डेज वाला हुआ तो ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज इट। उसको फिर 3 आवर्स से 3.5 घंटे करिए, फिर उसको 4 घंटे करिए एंड ग्रेजुअली यू गो ऑन फॉर 5 आवर्स, 6 आवर्स और 7 आवर्स। सो ये एकदम से एक अ, होता है कि एक तो होता है ग्रेजुअल चेंज, एक होता है स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियसली मत करिए, इससे होगा क्या? आप 2 दिन तो पढ़ पाएँगे अच्छे से कि 5 घंटे या फिर 7 घंटे आप पढ़े, बट तीसरे ही दिन आपका ऐसा एक मेंटल या फिज़िकल ब्रेकडाउन आ जाएगा कि आपको लगेगा कि नहीं अब नहीं हो सकता। अभी आई कांट डू, आई कैन नॉट कंटिन्यू विथ दिस। तो उससे फिर आपको बहुत ही आप एक कर्व में बहुत ही डाउन चले जाएँगे। तो उसके लिए आप शुरू से थोड़ा धीरे-धीरे शुरू करिए। ग्रेजुअली यू इंक्रीज़ योर सिटिंग आवर्स और योर स्टडी आवर्स। ये करिए एंड इसके बावजूद भी अगर कभी ऐसा होता है कि आपने कोई टारगेट सेट करा एंड यू नॉट एबल टू अचीव इट, कुछ 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी रह गई। जैसे कि मैंने बताया कि मैं ऑप्शनल करती थी, फिर मैं करंट अफेयर्स करती थी, देन मैं टेस्ट का करती थी एंड देन आई यूज्ड टू आल्सो गो फॉर जनरल स्टडीज़। बट समटाइम्स इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू स्टडी एवरीथिंग इन अ सिंगल डे। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें कभी ऑप्शनल को इग्नोर कर सकते हैं कि आज ऑप्शनल नहीं करेंगे, आज जनरल स्टडीज़ कर लेते हैं या फिर कभी आप जनरल स्टडीज़ को भी इग्नोर कर सकते हैं। बट आई वुड से नेवर इग्नोर करंट अफेयर्स को इग्नोर मत करिए। उसके अलावा ऑप्शनल जनरल स्टडीज़ एंड टेस्ट पेपर्स को आप चेंज कर सकते हैं कि आज मैं टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाऊँगी, तो आज आई विल स्टडी ऑप्शनल एंड जनरल स्टडीज़। एंड अगर आप किसी दिन आपको टेस्ट सीरीज़ लगाना है तो यू कैन चूज़ वन, ईदर ऑप्शनल और जनरल स्टडीज़। एंड रिविज़न का भी रखिए लास्ट में थोड़ा-सा कि रिवाइज़ तो डेफ़िनिटली करना ही है।
जो पूरे दिन में पढ़ा है उसको एक बार गो थ्रू तो कर ही लेंगे। चाहे ऊपर-ऊपर से ही कर लीजिए, बट येस विल डू दैट। इससे क्या होगा कि आपको ये नहीं लगेगा कि मैं तो अपने टारगेट्स में बहुत ही पीछे रह रही हूँ, या फिर आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग इन माय लाइफ, या आई एम नॉट एबल टू अचीव द टारगेट सेट बाय मी। तो इससे आपको ये नहीं होगा। सो आप ऐसे करिए, एंड नेवर एवर बी टू हार्श एंड टू रिजिड ऑन टू योरसेल्फ। जितना होता है, बस आप बस फ़ोकस करिए कि आपने हार्ड वर्क करा क्या? आपने अपने एफर्ट्स लगाए क्या? और कोई बात नहीं, कभी कोई टॉपिक अगर लंबा भी आपने खिंच गया है वो, और 2 आवर्स की बजाय, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट टॉपिक इन 2 आवर्स, यू आर taking 3 or 4 hours, it's absolutely all right. The point should be, आपको वो टॉपिक क्लियर होना चाहिए। उसके कंसेप्ट्स, फंडामेंटल्स हैं, वो क्लियर होने चाहिए। नाउ से आपने 1 घंटे में कोई टॉपिक कवर अप करने का ट्राई किया, एंड आपको लगता है कि यस मैंने 1 घंटा अपना दे दिया है। बट इन द एंड इफ यू सी, आपके कंसेप्ट क्लियर ही नहीं हुआ है, आपको वो कंसेप्ट है, वो टॉपिक है, उसके फंडामेंटल समझ ही नहीं आए हैं, सो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट 1 आवर। उससे बढ़िया आप 2 घंटे लगाइए, उसको अच्छे से समझिए, बट एटलीस्ट बी थरो विद दैट टॉपिक। तो दिस इज़ द मेन पॉइंट, कि आप जब भी पढ़ते हैं, तो लास्ट में आप दिन के एंड में, या जब भी आपको लगे कि अब सोना है, उससे कुछ टाइम पहले आप विजुअलाइज़ करिए कि आज आपने क्या-क्या सीखा नया, और जो भी आपको कल जो चीज़ें आपको अनक्लियर थी, क्या वो आज आपको क्लियर हैं? क्या आपको वो सब चीज़ें आई हैं आज? उससे आपको समझ आ जाएगा कि डेफ़िनिटली यू आर गिविंग द इनपुट्स, बट उसके साथ आउटपुट्स भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आपको लगता है नहीं हो रहा, तो अगेन ट्राई टू मोल्ड योर स्ट्रैटेजी, उसको ट्वीक करिए, उसको इस हिसाब से चेंज करिए कि आउटपुट आए, एंड उसी हिसाब से अपना डेली का अपना कंटिन्यू करिए स्टडी आवर्स को। सो आई थिंक मैंने जितनी भी बातें बताई हैं, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताई हैं। मैंने 2 साल तैयारी करी है। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन 2018 व्हेन आई वाज़ इन 3rd ईयर ऑफ माय कॉलेज, एंड फिर 4th ईयर में भी काफ़ी मैंने रिग्रेसली पढ़ाई करी है। सो एंड मेजरली मैंने सेल्फ स्टडी ही किया है। सो आई वुड से, एंड कुछ-कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज़ का यूटिलाइज़ किया है। सो आई वुड से कि मेरे 2 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जो सीखा, एंड कुछ-कुछ मेंटोर्स ने, सीनियर्स ने मुझे गाइड किया, उन्होंने अपनी एक्सपीरियंसेस बताए। उसके बेसिस पे मैं आपको ये सब इस वीडियो में बता रही हूँ। तो आपको जो भी लगे कि एनीथिंग, एनी लिटिल थिंग इफ दैट कैन हेल्प यू, आई वुड बी एब्सोल्युटली हैप्पी फॉर दैट। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, इट वुड नॉट बी कंपैटिबल विद यू, ये आपको फिज़िबल नहीं है, तो आप बिना सोचे समझे उसको डिस्कार्ड करिए, उस स्ट्रैटेजी को मत करिए। फिर आपको जो लगता है कि आपको सही है, जिस स्ट्रैटेजी से आपके पास आउटपुट आ रहा है, you follow that strategy. And with this, I would end this video. So thank you everybody, and all the best to everybody.